जो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ी है, अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नॉर्मल रिएक्शन के, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉर्मल रिएक्शन। और अब हमारे पास हमने देखा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एन के। तो अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन, अब इसका हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, वो है म्यू। इस म्यू कांस्टेंट को हम, ये जो हमारे पास कांस्टेंट आया है म्यू, इसको हम डिनोट इस कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इधर से हम म्यू की वैल्यू निकाल लें तो ये एफ ओवर एन निकलेगा। अब ये जो एफ ओवर एन, अब इसको हम क्या कहेंगे, म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर एन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो म्यू है हमारे पास एक कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अब यहाँ से हमने एक फार्मूला निकाल लिया है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। अब हम इसको अप्लाई करेंगे आगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास है, ये हमने भी निकाला है, इज इक्वल टू आर कॉस लैम्डा, लैम्डा एफ इज इक्वल टू आर साइन लैम्डा। हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ओवर नॉर्मल रिएक्शन। अब फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे आर साइन लैम्डा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे आर कॉस लैम्डा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आर, आर से कैंसिल आउट, साइन ओवर कॉस हमारे पास टेन होता है, टेन लैम्डा जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया कि म्यू हम इक्वल होता है टेन लैम्डा के। ये हमारे पास कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आगे हमने अंडरस्टैंड कर लिए फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि फोर्स, हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसकी लिमिट कहाँ तक होती है। अब हमारे पास फॉर इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पास कोई भी बाइक चल रही है, बाइक की जिधर लास्ट मैक्सिमम स्पीड पे जिधर हम ब्रेक लगाएंगे, वहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। कि कौन सा लास्ट पॉइंट है जिधर हमारी ब्रेक लगी है बाइक की, और वो वहाँ जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है वो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। अब इसकी हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन that comes into play when a body is just at the point of sliding over the surface of another body। कि वो वाली मैक्सिमम वैल्यू जहाँ, जो पॉइंट लास्ट पॉइंट जो हमारा, जिधर हमारे पास बाइक रुकी है, उस पॉइंट की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमें फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा था, फोर्स फ्रिक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। इसी तरह हम यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर एक नॉर्मल रिएक्शन है, इधर हमने आर भी है, आर भी ले सकते हैं, एन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम इसमें आर यूज कर रहे हैं पूरे इसमें ना, तो इसलिए मैंने आर ले लिया। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो हमारे पास आ गया एक म्यू। ये म्यू अभी हमने पढ़ा था कि म्यू क्या कहलाता है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारे पास कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये अकेला कांस्टेंट म्यू हमारे पास कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कहलाता है। अगर हम इसके साथ म्यू एल लगा देंगे तो ये हमारे पास कहलाएगा लिमिटिंग कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। अब म्यू एल इज इक्वल टू एफ ओवर आर, ये एक हमने फार्मूला बना लिया कि लिमिटिंग कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इक्वल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन के। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके लॉज, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या हैं। अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये हमेशा ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करती है, हमेशा ऑपोजिट होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर के ऊपर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। और ये डिपेंड करती है रफनेस ऑफ सरफेस, कि जितनी हमारे सरफेस के ऊपर रफनेस होगी उतनी ही उसी सरफेस के ऊपर हमारी फ्रिक्शन अप्लाई होगी। और लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ सरफेस, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं डिपेंड करती, जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल ली थी वुडन बॉक्स की। इस वुडन बॉक्स का जितना मर्जी एरिया हो, ये फॉर एग्जांपल हम ले लें, ये 5 फुट का एक वुडन बॉक्स है, अगर ये 10 फुट का भी वुडन बॉक्स होगा, फ्रिक्शन हमेशा उतनी ही अप्लाई होगी जितनी हमारी
5 फुट के वुडन बॉक्स पर हुई है उतनी ही वुडन 10 फुट के वुडन बॉक्स पर फ्रिक्शन अप्लाई होगी। इसलिए limiting friction does not depend on core area of surface। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। ये हमने पढ़ लिया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम इसकी टाइप्स के ऊपर जाते हैं कि फ्रिक्शन की टाइप्स हमारे पास 2 टाइप्स होती है फ्रिक्शंस की। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कि वो फ्रिक्शन जिस दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो हमारे पास फ्रिक्शन होती है पैदा, उसको अगर हम किसी वुडन बॉक्स को आगे की तरफ पुश करें तो उसमें कोई भी मोशन अप्लाई ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वुडन बॉक्स है, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है, हमारी जितनी फोर्स लगी है उसी उतनी ही फोर्स उतनी ही उसमें क्या नाम है वो वुडन बॉक्स आगे की तरफ मूव करे, ना कि हम हल्की सी फोर्स अप्लाई करें कि वो काफ़ी आगे तक जाए, मोशन उस पर अप्लाई हो। अगर उस पर मोशन नहीं अप्लाई होगी तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कि हमने जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई की है उतनी ही उसमें वो बॉक्स आगे जाए, उसके बाद वहीं पे वो स्टॉप हो जाए, वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल होते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल फ्रिक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। तो हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू एस से डिनोट करते हैं और नॉर्मल फ्रिक्शन को एन से। इधर से हम स्टैटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू निकालेंगे एफ एस और नॉर्मल फ्रिक्शन के। एफ ओवर एन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस। ये जो हमारे पास एक स्टेट है काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर हमारी जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ना उतनी ही उस वुडन बॉक्स आगे जाएगा, ना कि उससे आगे ज़्यादा आगे, क्योंकि जितनी हमारी फोर्स अप्लाई होगी उतनी ही उसमें वुडन बॉक्स आगे मूव करेगा। आगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन मूविंग सरफेस। मतलब कि अगर हमने कोई भी ये वुडन बॉक्स है इसको हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, पुशिंग फोर्स, देन मोशन, इसके ऊपर कोई मोशन अप्लाई होगी। हमने कोई भी ऐसा वुडन बॉक्स जिस पे फोर्स हल्की सी फोर्स लगाई और वो काफ़ी आगे तक मूव करता रहा, मतलब कि उसके ऊपर मोशन अप्लाई हो गई। अब इस वुडन बॉक्स और इसके दरमियान में ये फ्रिक्शन पैदा हो रही है और ये मोशन इसके ऊपर अगर अप्लाई होगी तो वो हमारे हमें हमें वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की 2 टाइप्स होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन पे हमारी फोर्स बहुत कम लगती है, हम हल्का से भी हमारी बहुत कम फोर्स लगेगी और वो काफ़ी आगे तक मूव करता रहेगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन पर हमारी फोर्स ज़्यादा लगती है, इसलिए हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर हमारी फोर्स कम लगेगी, इसलिए वो बहुत मच वो स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन पे हमारी फोर्स लगेगी, इसलिए उसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा बड़ी आएगी। म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन म्यू काइनेटिक। ये काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल फ्रिक्शन की। अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को हम म्यू के से नोट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को एन से। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। म्यू के की हम वैल्यू निकाल लेंगे एफ के ओवर एन। ये हमारे पास फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की है। आगे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की 2 टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन की 2 टाइप्स हैं, sliding friction and rolling friction. So what is sliding friction? When a body slides over another body, the same surface in contact. मतलब कि हमने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है, उसका जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, व्हेन यू पुश अ वुडन बॉक्स ओवर ए कंक्रीट,
किसी भी वुडन बॉक्स के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वुडन बॉक्स की डायरेक्शंस है ना वो सेम ही रही है, चेंज नहीं हुई। इसकी आगे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सेम सरफेस इन कॉन्टैक्ट पर। अब इसके ऊपर एक वुडन बॉक्स है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की कि हम ए बी सी डी ये हम डायरेक्शन लेते हैं। इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये आगे की तरफ मूव हुआ है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कोई भी कॉन्टैक्ट सरफेस इन कॉन्टैक्ट चेंज नहीं हुआ, सेम ही रहा जो पहले था ए बी सी डी, वैसे ही आगे रही है ए बी सी डी। मतलब कि जितनी हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं इसका जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट है चेंज नहीं होता, वो हमारा कहलाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा स्मॉलर देन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसके अंदर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर हमारी फोर्स कम लगती है और स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर हमारी फोर्स ज़्यादा लगती है। आगे हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड टाइप, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है when a body is rolled over another body, the surface in contact will keep on changing। मतलब अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो उसका जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट है वो हर एक मूवमेंट के बाद चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक कार का व्हील है, मतलब कि टायर है, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो रोटेट रोलिंग करेगा, घूमेगा, तो उसका सरफेस इन कॉन्टैक्ट हमारा हर एक मूवमेंट पर चेंज होगा। ये एक मैंने एग्जांपल ली, ये एक हमारे पास व्हील है जिसकी ए बी सी डी ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन है। इस अगले ही मूवमेंट पर ये जो ए वाली डायरेक्शन है वो नीचे चली गई और बी वाली इधर, सी इधर, बी इधर, मतलब कि ये रोल कर गया ए बी सी डी। इसी तरह अगले मूवमेंट पे ए हमारा इस साइड पे आ गया, बी नी डाउनवर्ड में आ गया, सी डी। अगले मूवमेंट पे ए सबसे ऊपर चला गया, बी सी डी। इसका मतलब कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रोल करता है, रोटेट करता रहता है। इस एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं रोलिंग ऑफ अ कार व्हील ओवर ए स्पॉट। मतलब कि जो हमारे पे कार की व्हील होता है वो हर एक मूवमेंट पर चेंज होता रहता है। और रोलिंग फ्रिक्शन पे हमारे पास जो वैल्यू होती है रोलिंग फ्रिक्शन की वो मच स्मॉलर होती है। रोलिंग फ्रिक्शन हैज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। क्यों स्मॉल वैल्यू होती है? फॉर एग्जांपल हम बाइक चला रहे हैं, बाइक की जो हम बाइक पर हमारी फोर्स बहुत बहुत कम लगती है और जो हमारा बाइक की व्हील है, टायर है, वो बहुत स्पीड में रोटेट करता है। तो इसलिए हमें अपनी फोर्स इतनी नहीं पता होता जितनी वो जिस फोर्स में वो रोटेट कर रहा होता है। तो इसलिए जो फोर्स ऑफ रोलिंग होती है इसके ऊपर हमारी फोर्स बहुत बहुत कम लग रही होती है, मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन sliding friction and sliding friction is smaller than static friction. So mu rolling is much smaller than mu sliding.